जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो गई। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। उसमें 13वां लेक्चर है आज ही हमारा। इससे पहले हम 12 लेक्चर बहुत शानदार तरीके से प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हम करने वाले हैं गुप्त उत्तर काल के बारे में। इससे पहले हमने गुप्त काल समाप्त किया था, तो आज गुप्त उत्तर काल के बारे में जानेंगे। आज बताएंगे कि हर्षवर्धन का जो पूरा इतिहास रहा है, चाहे उसमें राज्यवर्धन हुआ, चाहे प्रभाकर वर्धन हुआ, या कोई भी A to Z जितने भी वर्धन समाज से होंगे वो सब हम आज देखेंगे। उसके बाद पाल वंश के बारे में पूरा इतिहास जानेंगे, जैसे आपने सुना होगा गोपाल का नाम, धर्मपाल का नाम सुना होगा। उसके बाद हम सेन वंश का पूरा इतिहास जानेंगे। फिर कश्मीर के क्षेत्र में जो राजवंश पनपते हैं उस समय की स्थिति को देखते हुए उनको हम विस्तार से जानेंगे। साथ में मैपिंग का भी प्रयोग करेंगे ताकि हमें याद आसानी से हो जाए। थोड़ा कहानी का भी साथ लेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। चलिए तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज ही हमारा 13वां लेक्चर है मेरे भाई, 13वां लेक्चर है। और इससे पहले मैं 12 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं और उनका पीडीएफ भी मैं डाल रखा हूं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, GSY विष्णु सर, GSY विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा और वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, मैंने आपको गुप्त काल के बारे में पिछली क्लास में बताया था, यानी 12वें लेक्चर में मैंने बताया था। तो जब गुप्त काल का अंत हो जाता है, गुप्त काल का जब अंत हो जाता है तो कई सारे छोटे छोटे राजवंश भारत में देखने को मिलते हैं। गुप्त काल के बाद कौन कौन से राजवंश, ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है और इस मैप में हम ये बताएंगे कि जो छोटे बड़े राजवंश थे वो किस किस क्षेत्र में पनपे थे या अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, और यूपी का कन्नौज में एक वंश था, छोटा ही वंश था, इसका नाम था मौखरी वंश। कन्नौज में, या हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं। मगध जो बिहार का क्षेत्र था ना, तो मगध में परवर्ती वंश भी था। कौन सा? परवर्ती वंश मगध क्षेत्र में था। मालवा जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर देवगुप्त थे। देवगुप्त एक राजा था यहाँ का, मालवा का। इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये पूरा बंगाल का क्षेत्र था मेरे भाई। ये वाला जो बांग्लादेश आज हम देखते हैं, ये पहले पूरा बंगाल में ही मिश्रित था। और बंगाल का एक राजा था या एक राजवंश था जिसका नाम था चंद्रवंश। इसको गौड़ वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रमुख राजा शशांक है। वो शशांक के बारे में आगे बताऊंगा। यही का राजा शशांक है। असम की बात करेंगे तो असम को उस समय कामरूप के रूप में जानते थे। किसके रूप में? कामरूप के। अब तो कामरूप एक जिला ही है छोटा मोटा। और वहां के एक राजा थे, इनका नाम था भास्कर वर्मन। क्या नाम था? भास्कर वर्मन। उसके बारे में बताएंगे। और गुजरात में एक जगह पड़ती है वल्लवी। वल्लवी में कौन सा वंश था? तो मैत्रक वंश वल्लवी में था, जो गुजरात में पड़ता है। और थानेश्वर जो हरियाणा पंजाबा का क्षेत्र है, वहां पर सबसे ताकतवर थे इन सभी में, वो थे पुष्पभूति वंश के लोग। कौन थे? पुष्पभूति वंश के लोग थे। और इन्हीं का शासन आगे देखने को मिलेगा। इन सब में सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र इन्हीं का था, जिनका नाम था पुष्पभूति वंश, या इसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, गुप्त काल के पतन के बाद नए राजवंशों का उदय हुआ था। कौन कौन से राजवंश बने थे मैंने आपको बताया। और सबसे जो ताकतवर है ना, ताकतवर है वो कौन है? तो आप कहोगे थानेश्वर के। तो हम आगे पढ़ेंगे थानेश्वर के बारे में, ठीक है। चलिए, इनसे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा जब मैं बताऊंगा चंद्र या गौड़ वंश के राजा ने उसको मारा या इसके राजा ने उसको मारा, तो थोड़ा सा आइडिया ये लग जाएगा कि किस क्षेत्र में थे। और इसी समय चालुक्य वंश यहां पर भी था दक्षिण भारत में, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे थानेश्वर का पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानेंगे। वर्धन वंश गुप्त काल जब चल रहा था तो उनके सामंत थे ये, या उनसे नीचे जो जागीर प्राप्त करता होते थे, जमींदार बड़े बड़े, वो थे ये। अब जैसे ही हुलों का आक्रमण होता है गुप्त काल में, तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो सब स्वतंत्र कर लेते हैं तो ये अपना छोटा छोटा राजवंश लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। तो इनका था वर्धन वंश, या इन्हें बोलते हैं पुष्पभूति वंश के नाम से जानते हैं, जो थानेश्वर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो लिखा है पुष्पभूति वंश का संस्थापक अगर कभी पूछा जाएगा तो पुष्पभूति हो जाएंगे। जो
वैश्य जाति से संबंधित माने जाते। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, यही मैंने अभी बताया आपको। किंतु हूणों के आक्रमण के बाद, जब हूणों का आक्रमण हुआ था, पिछली क्लास में मैंने बताया था हूण कौन थे, हूण के राजा कौन थे, और ये जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से हमको प्राप्त होती है। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली, यानी खुद को स्वतंत्र कर लिया, जिसके कारण एक नया राजवंश देखने को मिलता है, पुष्यभूति वंश। इस वंश में कई सारे राजा हुए थे, नरवर्धन थे, आदित्यवर्धन थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो राजा था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इन सब में से। प्रभाकर वर्धन जब गद्दी पर बैठे थे तो इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी, जिनका नाम था, पुत्र का नाम राज्यवर्धन और एक पुत्र दूसरे थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बारे में कौन नहीं जानता। और इनकी पुत्री का नाम था राजश्री, याद रखेंगे, ठीक है। आगे राजश्री को छुड़वाने का काम हर्षवर्धन ही करते हैं, है ना। राजश्री का विवाह किससे किया था, तो कन्नौज के मौखरी वंश का जो शासक था गृहवर्मन से कर दिया। अब आप देखो कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो जाएगा, रिश्तेदारी का मामला हो जाएगा ना, तो वहां पर भी अधिकार हो जाएगा, याद रखेंगे। गौड़ शासक शशांक द्वारा राज्यवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बनता है। तो हम ये कह सकते हैं जो गौड़ वंश का राजा था, इसका नाम था शशांक, शशांक नाम था, इसने किसको मार दिया, तो याद रखेंगे इसी के बड़े भाई या राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये शशांक वही है जिसने गौतम बुद्ध का जहां पर ज्ञान प्राप्त किया था गौतम बुद्ध जी ने, और वही वृक्ष इसने कटवा दिया, ये भाई शशांक है। गुप्तों से तो बहुत नफरत करता था ये, बहुत सारे मठ और बहुत सारे जहां पर भी गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल का, या जहां पर भी गौतम बुद्ध के साक्ष्य मिले, समझ लो इसने वो खत्म ही कर दिया, इतना नफरत करता था। ये शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, ठीक है। और यही शशांक ने के द्वारा राज्यवर्धन को मार दिया गया। इसमें मालवा की भी थोड़ा सा सहायता लिया था। अब बात करेंगे हेनस्वांग। वैसे तो हम हर्षवर्धन के बारे में बात करते, लेकिन हर्षवर्धन से पहले हम हेनस्वांग के बारे में जानेंगे। हेनसांग कौन थे, यहां लिखा है हेनसांग का विवरण। हेनसांग कौन थे, कब आए थे, इनकी किताब का नाम क्या था, भारत क्यों आए थे, ये बहुत सारी बातें यहां पर देखने को मिलती हैं। देखते हैं इनके बारे में। तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में ये लोग आए थे। प्रश्न आएगा कि हेनसांग किसके कार्यकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। कौन थे, तो एक चीनी यात्री थे, ट्रैवल बहुत किया इन्होंने, और बौद्ध भिक्षु थे, गौतम बुद्ध को मानने वाले थे ये, और स्थल मार्ग से भारत में आए थे, ये याद रखेंगे। और लगभग 16 साल तक भारत में रहे थे, तकरीबन 16 वर्षों तक भारत में ये रहे थे। चित्र भी आप देख पा रहे हो, बहुत पीछे इनका बहुत सामान वगैरह है, आराम से यात्री होता है तो अपने साथ सारा सिस्टम लेके चलता है, तो वही यहाँ पर देखा गया है। प्रश्न ये कही आता है कि हेनसांग किसके कार्यकाल में आए थे, कहां से आए थे, कितने वर्ष भारत में रहे थे, मैंने आपको बताया। हेनसांग ने बुद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए भारत आए थे। जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उनका अनुवाद ये कर सके, उनको जान सके, और गौतम बुद्ध के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सके, इसलिए ये भारत आए थे घूमते हुए। हेनसांग ने नालंदा में लगभग 18 महीनों तक अध्ययन किया था या पढ़ा था, और अध्ययन किया था उनके ग्रंथों को, बुद्ध के ग्रंथों को अध्ययन किया था। किसने, हेनसांग ने। हेनसांग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था। हेनसांग का जो बुक मिला है उसमें यह बताया गया है कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। सबसे जो प्रमुख वर्ण था या सबसे सर्वोच्च था वो ब्राह्मण थे, और सबसे छोटा शूद्रक माना है। लेकिन शूद्रक को इन्होंने किसान की संज्ञा दिया है, इन्होंने नीच या घृणाकार व्यक्ति नहीं बताया है, किसान की संज्ञा दिया है। किसको, शूद्रक को। किसने, हेनसांग ने, याद रखेंगे। और हेनसांग को जुआन जैंग, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान का शाक्य मुनि के नाम से किसको जाना जाता है, तो हेनसांग को जाना जाता है यात्रियों का राजकुमार, या प्रिंस ऑफ ट्रैवल्स, या जुआन जैंग के नाम से इनको जाना जाता है। इनके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे। इन्होंने बताया था अपनी बुक में कि
कि भारत के जितने भी लोग होते थे, अधिकतर जितनों से मैं मिला था, वो दांत में काला रंग लगाते थे। तो हो सकता है उस समय, आपको पता है पुराने जो लोग होते थे वो राख से दांत मांजते थे, तो राख उठा के हो सकता है दांतों पर रगड़ते थे, तो देखा होगा कि दांत इनका काला है, तो इन्होंने कह दिया कि दांत पे ये कलर लगाते थे या काला रखते थे, यही बताते हैं। और कान में कुंडल पहनते थे भारतीय लोग, ये इन्होंने बताया था। किसने? हेनसांग ने। तो हेनसांग के बारे में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका बुक पूछा जाता है बहुत। इनका बुक का नाम है सी यू की। और इससे पहले हमने गुप्त काल जब पढ़ा रहे थे तो फाइयान के बारे में बताया था, वो भी एक ट्रेवल था, याद रखेंगे, ट्रेवल्स थे, ठीक है। अब बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार क्या था, हर्षवर्धन ने कैसे साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, चलिए देखते हैं। ये इंडिया का मैप आप देख पा रहे हो, तो ये राजस्थान का क्षेत्र छोड़कर, यहां पर देखो, ये राजस्थान का क्षेत्र छोड़कर गुजरात का पूरा, मालवा का आधा क्षेत्र, बंगाल का पूरा क्षेत्र, ये पूरा नेपाल वगैरह, ये पूरा विस्तार माना जाता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर कौन बैठे थे? हर्षवर्धन। और राजधानी थानेश्वर को बनाया था, याद रखेंगे। हेनसांग ने हर्षवर्धन को एक नाम दिया था, शिलादित्य। तो प्रश्न आता है शिलादित्य किसने कहा था? तो हेनसांग ने कहा था। हेनसांग कौन था? मैंने आपको बताया। इनकी बहुत सारी उपाधियां हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे सकलो उत्तर पथेश्वर, परम भट्टाकर, महाराजा धीराज, श्री हर्ष, परमेश्वर, शिलादित्य। इनकी कई सारी उपाधि, शिलादित्य ये वाली यहां पर मैंने लिख दी। हर्ष का जो शासनकाल रहा था उसमें हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, देख लेते हैं। हर्ष ने शशांक जो गौड़ शासक था, जिसने इसके भाई को मार दिया था, उसको पराजित किया सबसे पहले, और कन्नौज पर भी अधिकार किया था इसको पराजित करने के बाद। और ये कहां का था? ये बंगाल का शासक था। कहां का शासक था? बंगाल का शासक था। और कई उत्तर राजाओं को भी इसने अपने अधीन कर लिया था। उत्तर में और भी कई सारे राजा रजवाड़े लोग थे, उनको अपने अधीन कर लिया था, जैसे पंजाब, गौड़ यानी ये बंगाल का क्षेत्र, बिहार में मिथिला का क्षेत्र, और उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया था। किसने? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन ने, ठीक है। पश्चिम में उसने बल्लवी के शासक ध्रुवसेन को पहले हराया था, लेकिन बाद में ये वाला यहां पर था बल्लवी, ठीक है, इस वाले क्षेत्र पर, गुजरात का क्षेत्र बल्लवी, पहले इसको हराया था, लेकिन बाद में इनकी मित्रता हो गई, विवाह वगैरह कर दिया गया आपस में, तो इनकी मित्रता बढ़ गई, तो इसलिए समाप्त हो गया इनका विवाद। तो ये भी क्षेत्र इनका हो गया, ये भी क्षेत्र इनका हो गया, ये भी क्षेत्र जीता ही था, ये पूरा ही जीता था इन्होंने, हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय, जो यहाँ पर दक्षिण भारत में एक नया साम्राज्य इस समय चल रहा था, उसका नाम था चालुक्य वंश, के बीच में नर्मदा नदी के या तट पर युद्ध हुआ था। और नर्मदा नदी ये पड़ती है यहाँ पर युद्ध हुआ था कब? 618 ईस्वी में, जिसमें हर्ष पराजित हो गए थे। और इसका वर्णन हमको मिलता है एहोल प्रस्तुति से। तो ये वर्णन हमको कहां से मिलता है कि हर्ष पराजित हो गए थे? तो एहोल प्रशस्ति से ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां भगवान बुद्ध के जो दांत थे वो कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किए थे। तो प्रश्न आते हैं कि गौतम बुद्ध का एक दांत था, वो कन्नौज से कहां स्थापित किया था, ये भी याद रखेंगे। हर्ष का जो साम्राज्य था वो कितना था? तो हम ये कह सकते हैं इसका साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत था, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम संपूर्ण में देख लेंगे कहां से कहां तक था। उत्तर में हिमालय तक था और दक्षिण में नर्मदा नदी तक था। यानी ये वाला यहाँ पर हिमालय है, ये वाला दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला यहाँ पर हिमालय है और यहाँ पर नर्मदा नदी है ना। तो उत्तर हिमालय से और नर्मदा नदी तक था, और इधर ब्रह्मपुत्र से और बल्लभी तक था, याद रखेंगे, ठीक है। ये लिखा है नर्मदा नदी या विंध्याचल पर्वत, क्योंकि नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर विंध्याचल पर्वत पड़ता है। पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में काठियावाड़ तट
या हम बल्लवी कह सकते हैं या सौराष्ट्र बोल सकते हैं, यहां तक इनका विस्तार देखा गया है। और इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी, और जब मृत्यु हो गई थी, ये अपने आसपास में सबसे ज्यादा इनका साम्राज्य विस्तार था। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो छोटे छोटे राजवंश इनकी तरफ दौड़ेंगे, अराजकता फैल गया, सब छोटे मोटे आपस में लड़ गए हर्ष के बाद में। अब हम देखेंगे हर्षकालीन प्रशासन कैसा था इनका, प्रशासन की बात करूंगा मैं। चलिए, ये जानकारी हमको कहां से मिलती है कि हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था, तो आप ये कहोगे बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और हेनसांग के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसमें बताया गया है हर्षकालीन प्रशासन कि हर्षवर्धन के काल में कैसा प्रशासन रहा था। चलिए, हेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगनी कहता है। यानी जब हेनसांग घूमने आए था भारत पर, चीनी यात्री, किसके समय में, तो हर्ष इनको प्यार से कहते थे, वैसे तो इनका नाम हर्षवर्धन था, तो इनकी सेना को चतुरंगी कहा था। किसने? हेनसांग ने। सम्राट को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद होती थी, और मंत्रियों को सचिव या आमात्य कहा जाता था। प्रश्न आएगा हर्षवर्धन के काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, याद रखेंगे, और सचिव को क्या कहा जाता था, भंडी, ये भी याद रखेंगे। भौगिक कर वसूलने वाला, पुस्तपाल जमीन का हिस्सा रखने वाला, पदाधिकारी जो उपज का 1/6 भाग लेता था। ये कह रहे हैं जो भौगिक कर है वो लेते थे, और पुस्तपाल भी कर लेने वाले जो अधिकारी होते थे वो 1/6 का कर लेते थे, याद रखेंगे। और ये गुप्त काल में भी सेम था, 1/6 का टैक्स लेना। तो हमने देखा कि इनका वर्णन हमको कहां से मिला है, हेनसांग ने क्या कहा, मंत्री किसे कहते हैं, भौगिक कर किसने चालू किया था, सब पता है। अब हम और देखते हैं, हर्ष के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, तो हम ये कह सकते हैं वो शैव धर्म को मानने वाले थे। और हर्ष भी पहले शैव धर्म को ही मानने वाला था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म में अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि हेनसांग जब गया था तो इसने बताया था गौतम बुद्ध के बारे में, फिर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया शैव धर्म से, गौतम बुद्ध अपना लिया था या बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर्ष के समय नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन चुका था, क्योंकि ये बुद्ध को जब इन्होंने माना था, बुद्ध धर्म को, तो प्रमुख केंद्र नालंदा को बना दिया गया। हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कहां पर? कन्नौज और प्रयागराज में। अगर आपसे ये कभी पूछा जाता है, जो अभी हाल ही में कुंभ का मेला प्रयागराज में लग रहा है, कुंभ का मेला सबसे पहले आयोजित कर रहा था वो कौन थे, तो याद रखेंगे हर्षवर्धन ने कुंभ का मेला आयोजित किया था। जो वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो सबसे पहले लगता है प्रयागराज में, मतलब हर 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में भी लगता है। दूसरे नंबर पे हरिद्वार में भी लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में भी लगता है। तीसरे नंबर पर उज्जैन में भी लगता है। कहाँ पर? उज्जैन में भी लगता है। और चौथे नंबर पर नासिक में भी लगता है। कहाँ? नासिक में भी लगता है। प्रयागराज में कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे गंगा प्लस यमुना के संगम पर लगता है। यमुना नदी का जहां संगम है वहीं पर लगता है। और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे यहां भी लगता है। और उज्जैन में कहां लगता है? तो आप कहेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। और नासिक में कहां लगता है? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। प्रयागराज में, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी? चंबल। और चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। नासिक महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। ठीक है। उज्जैन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। हरिद्वार यूपी में, प्रयागराज यूपी में, याद रखेंगे। ठीक है। अब साहित्य बात करेंगे। हर्षवर्धन काल में जो साहित्य लिखा गया था उसकी बात करते हैं। हर्ष के दरबार में विद्वान कौन थे? तो बाणभट्ट थे। इनकी किताब का नाम है हर्षचरित और कादंबरी। कई बार पूछा जाता है। चंडिका शतक और पार्वती परिणय, ये सभी किताबें किसकी हैं? तो आप कहेंगे बाणभट्ट की हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे।
लेकिन लिखने का काम किसी और ने किया था। ये लिखा है, इन रचनाओं को लिखने का श्रेय धावक नामक कवि को जाता है, लेकिन थी इन्हीं की प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये पूछा जाएगा तो आंसर हर्षवर्धन ही लगाएंगे, हमको याद रखेंगे, ठीक है। इस काल में जयसेन नामक विद्वान था एक, किस नाम से, जयसेन, जो स्वयं को कालिदास और भास के समान बताता था कि मैं कालिदास हूं, मैं भास हूं। ये कालिदास और भास प्रमुख विद्वान रहे थे अपने समय में, याद रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं हर्षकालीन साहित्य के बारे में ये किताबें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। अब अन्य तथ्य देख लेते हैं। हर्षवर्धन काल में इनका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो प्रश्न आएगा, हर्षवर्धन के काल में प्रांतों को क्या कहता था, भुक्ति कहा जाता था। और इस समय ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी, गांव, जो वर्तमान में भी है। और ग्राम शासक का जो प्रधान होता था वो ग्रामा छपट लिख कहा जाता था। क्या, ग्रामा छपट लिख कहा जाता है ग्राम के प्रधान को। वर्तमान में प्रधान कहते हैं, सरपंच कहा जाता है, मुखिया कहते हैं, लेकिन उस समय कोई और नाम दिया गया था। हर्ष ने सिंचाई के लिए तुला यंत्र का उल्लेख किया था, यानी जल पंप का उल्लेख किया था, याद रखेंगे। और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जब हर्ष काल का चल रहा था तब की बात है। और उत्तर भारत में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में इनका काम जारी था, हम ये कह सकते हैं। तो हमने हर्षवर्धन के काल में बताया था कि कैसे कैसे राजा रजवाड़े हुए थे और कहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, अब जब मैंने बताया था कि ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र था जहां पर हर्ष का कार्यकाल चल रहा था, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार था, जब उनकी मृत्यु के बाद विघटन तो होगा ही भैया, सब लोग अपनी अपनी में होंगे, तो वहीं पर 3 नए साम्राज्य देखने को मिलते हैं। और इसको हम बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष देखा गया है। वैसे अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, ये वाला जो भाग था ये पूरा किसके पास में था, तो ये हर्षवर्धन के काल में था। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो अराजकता फैल गई और नए राजवंश यहां पर देखे गए। जैसे ये बंगाल के क्षेत्र में देखा गया है पाल वंश। बंगाल के क्षेत्र में कौन सा वंश देखा गया है, ये वाला, तो हम ये कह सकते हैं ये है पाल वंश, ठीक है। पाल वंश के बाद ये यूपी और गुजरात का क्षेत्र, ये कौन सा है, जो प्रतिहार, गुजर प्रतिहार थे। और नर्मदा नदी से अगर देखा जाए दक्षिण की ओर ये वाला, तो ये राष्ट्रकूट वंश था। ये कौन सा वंश है, ये राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। हर्ष के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया और कन्नौज के अधिकार के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया, जो लगभग 200 साल तक चला था। ये तीनों के बीच अब संघर्ष हम देखेंगे, कौन सा राजा किसको पछाड़ेगा और हमारे एग्जाम में यहां से कैसे प्रश्न देखे गए। चलिए, तो हमने मैपिंग पे भी बता दिया, जो एक बार फिर से बता देते हैं। हम कह सकते हैं जो बंगाल का क्षेत्र है और कुछ बिहार का क्षेत्र है वो पाल के पास में, यूपी का क्षेत्र है और थोड़ा राजस्थान का, थोड़ा मध्य प्रदेश का और थोड़ा सा राजस्थान का, वो प्रतिहार के पास में है। और राष्ट्रकूट के बाद में ये नर्मदा नदी ये जा रही है, तो नर्मदा से नीचे तक, और ये कावेरी है, तो हम ये कावेरी के नीचे भी इसका विस्तार देखा गया है, याद रखेंगे। बाद में यहां पर आपको देखोगे ये चेर है, चोर है, पांड राजवंश देखे गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाल वंश। पाल वंश मैंने बताया कहां पर है ये, तो पाल वंश का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश का संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना किया था गोपाल ने। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे राजा हुए थे धर्मपाल। कौन हुए थे, धर्मपाल। धर्मपाल कौन थे, ये गोपाल का छोटा पुत्र था, ये गोपाल का छोटा पुत्र था और अपने पिता की तरह बुद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन, धर्मपाल। धर्मपाल से हमारे एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है वो सबसे ज्यादा यही वाला है,
इसने अनेक मठ बनवाए थे, बौद्ध विहार भी बनवाए थे बहुत सारे, और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में बनवाया था भागलपुर में, और इसने सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में बनवाया था, वर्तमान में बांग्लादेश में, उस समय बंगाल में था। ठीक है, उस समय बंगाल में था। और ये मैंने कहा था जो गौरी का सेनापति आता है बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा को भी नष्ट किया था और विक्रमशिला को नष्ट किया था, और नालंदा को किसने बनाया था? कुमारगुप्त में, मैंने बताया था। ठीक है, धर्मपाल ने चक्रा युद्ध कन्नौज को जब राजा को हराया था तो कन्नौज की गद्दी पर किसको बिठाया था? चक्रा युद्ध को बिठाया था, याद रखेंगे। चक्रा युद्ध को गद्दी पर बिठाया, कहां की? कन्नौज की। और बाद में उन्हें भव्य दरबार लगाया था, और उस दरबार में कई सारे कवियों को भी बुलाया था, जैसे गुजरात कवि और भी आसपास के कवियों को बुलाया गया था। और जिस कारण से इनको एक उपाधि दिया गया था, उत्तर पथ का स्वामी कहा गया, परम सौगात कहा गया इनको। किसको? धर्मपाल। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और चक्रा युद्ध को वहां पर गद्दी पर बिठा दिया गया, इसलिए इनको उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है, परम सौगात कहा जाता है, याद रखेंगे। प्रतिहार शासक था एक नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर की लड़ाई में धर्मपाल को हरा दिया। मुंगेर पड़ता है बिहार में, वहां पर धर्मपाल को हरा दिया। और धर्मपाल यानी जो पाल वंश के जो राजा थे वो बिहार और बंगाल का क्षेत्र इनके पास था, याद रखेंगे। ठीक है, इनके पास कहां का क्षेत्र था? तो हम ये कह सकते हैं बंगाल और प्लस बिहार का ही क्षेत्र था। ठीक है, और भी थोड़ा क्षेत्र यूपी का था, यानी पूर्वी यूपी के कुछ जिले वर्तमान में देखा गया है। उसके बाद देवपाल राजा बनते, ये धर्मपाल के ही पुत्र थे जिनका नाम था देवपाल। अपने पिता के अनुसार ही विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया था और राजधानी कहां बनाया था? मुंगेर बनाया था, जहां पर इनके पिताजी को हराया गया था, वही इन्होंने राजधानी बनाया। ठीक है, इनके शासनकाल में अरब एक यात्री आता है, तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सुलेमान अरब यात्री किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो हम याद रखेंगे देवपाल, जिसने देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो और भी राजवंश थे इस समय, उनसे ज्यादा शक्तिशाली किसको बताया था? देवगुप्त को बताया था, याद रखेंगे। सॉरी, देवपाल है, गुप्त नहीं, देवपाल है। ठीक है, देवपाल के बाद शासकों का विस्तार केवल बंगाल प्लस बिहार तक ही सीमित था, यानी इसके बाद देखा गया है। और इससे पहले थोड़े से जिले यूपी के भी आते थे। ठीक है, विस्तार कह सकते हैं, या पूर्वी यूपी में इनके थोड़ा बहुत विस्तार देखा गया है। तो देवपाल के बाद में इनका जो विस्तार है वो केवल बंगाल और बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बता रहा हूं मैं, बंगाल बिहार का क्षेत्र, क्योंकि उस समय कोई बिहार नहीं था, मगध कहते थे। ठीक है, देवपाल के बाद एक दूसरे राजा बने थे जिनका नाम था विग्रहपाल। क्या नाम था? विग्रहपाल। और विग्रहपाल के बाद बने थे नारायणपाल। नारायणपाल के बाद बने थे राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद बने थे गोपाल द्वितीय। गोपाल द्वितीय के बाद बने थे विग्रहपाल द्वितीय। शासक बने थे ये छोटे छोटे, थोड़े समय के लिए बने थे, चुटमुट बन जाते थे ऐसे, 2-4 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई इनके बारे में खास नहीं। इतिहास उसी को याद रखता है जो कुछ हटके करता है, जो समांतर चल रहा है उनको कोई याद नहीं रखता। ऐसे ये है, क्या है, बस इनका नाम याद है तब भी बहुत है, और ना याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पाल शासक महिपाल प्रथम के समय पालों की शक्ति पुनर्स्थापित हो गई। यानी जब देवपाल की डेथ होती है तो कई छोटे छोटे छुटकल लोग आते हैं, यहाँ पर राजा बन जाते हैं, लेकिन राजा बन जाते हैं और कोई खास नहीं है। लेकिन जैसे ही महिपाल प्रथम आते हैं तो ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म हो गया पाल वंश का। बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे, कौन थे? महिपाल प्रथम, याद रखेंगे। और उनके समय पालों की जो शक्ति थी वो फिर से स्थापित कर दी गई, ये बता रहे हैं। देवपाल ने जावा का जो शासक थे शैलेंद्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दे दिए। किसके अनुरोध पर? तो आप कहेंगे शैलेंद्र, और ये कहां का था? तो ये जावा। और जावा कहां पड़ता है? जावा तो ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, जावा। ठीक है, वहां के शासक थे, शैलेंद्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे, याद रखिए। देवपाल ने प्रयाग ज्योतिषपुर जो असम में पड़ता है
उड़ीसा और नेपाल के कुछ हिस्सों पर भी विजय हासिल किया था। देवपाल ने गुज्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय हासिल किया था। और देवपाल एक बौद्ध राजा थे, लेकिन हिंदू धर्म का भी ये सम्मान करते थे, जिनका नाम था देवपाल। तो देवपाल के बारे में इतने प्रश्न हमको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम महिपाल प्रथम के बारे में जानेंगे। ये छुटमुट के जो राजा थे, इनके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। ठीक है, चलिए। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो देवपाल थे, उनकी मृत्यु के बाद बिल्कुल कमजोर हो गए थे। अब जैसे ये महिपाल आए थे तो बिल्कुल तगड़े बन गए थे, इसलिए इनको दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। इनके काल में राजेंद्र चोल ने, ये राजेंद्र कौन था? चोल वंश का राजा था, बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक को पराजित कर दिया। और इनका खेल यहीं पर हो जाता है खत्म। ठीक है, उसके बाद एक और राजा बने थे, इनका नाम था रामपाल। पाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे इनका नाम था रामपाल। और इनके शासनकाल में कुवैतों का विद्रोह हो गया, कुवैत यानी सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्र से। और इनका उल्लेख हमको संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित में देखने को मिलता है। तो रामचरित में जो मिला है, उसी के अनुसार इन्होंने यहाँ पर बताया है। इसके बाद कुछ और भी राजा बने थे, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल। लगभग 30 वर्ष तक छुटमुट कहानी चलती रही, कोई खास नहीं है। खत्म करो, इनका कहानी यहीं पर होता है। तो पाल वंश का एंड यहीं पर हो जाता है। उसके बाद नया देखेंगे हम। बंगाल में जब पाल वंश चले गए तो बंगाल में एक नया राजवंश देखा गया है, जिसका नाम है सेन वंश। बंगाल में ही सेन वंश बन जाता है। अब मान लो पाल समाप्त हो गए तो कोई ना कोई तो आएगा, तो सेन वंश यहाँ पर देखा गया। तो हम सेन वंश के बारे में जानेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से कितने सारे प्रश्न देखे गए हैं। तो पहला राजा था विजय सेन। पाल वंश के पतन के बाद, पाल वंश का जब पतन हो गया तो शासन की वागडोर किसने संभाली थी? तो सेन वंश ने संभाल दी थी। सेन वंश की स्थापना एक व्यक्ति ने किया था, जिनका नाम था सामंत सेन। और इसका उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम था विजय सेन। तो संस्थापक सामंत सेन ने किया है, लेकिन इनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन चुने गए? विजय सेन, जिसके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। विजय सेन भगवान शिव को मानने वाले थे। और इसकी पुष्टि अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि से स्पष्ट होता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, एक उपाधि थी, ये याद रखेंगे। विजय सेन विजयपुरी और विक्रमपुरी या विक्रमपुर नामक 2 राजधानियां स्थापना किया था। और इनसे प्रभावित होकर श्री हर्ष नामक एक कवि थे, प्रशंसा की और विजय प्रशस्ति काव्य की रचना किया था। तो प्रश्न आएगा, विजय प्रशस्ति काव्य की रचना किसने किया था? तो इन्हीं ने किया था भैया। किससे प्रभावित होकर? तो हर्ष। ये हर्षवर्धन वाले हर्ष नहीं है, ये हर्ष एक विद्वान थे। ठीक है, इनकी कुछ उपाधियां याद रखेंगे। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परम भट्टारक याद रखेंगे, ये भट्टाकर। ठीक है, उसके बाद दूसरे राजा बने थे बल्लाल सेन। विजय सेन के बाद बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन विजय के उत्तराधिकारी थे। जो विजय सेन थे, उत्तराधिकारी कौन थे? बल्लाल सेन। इनका अधिकार मिथिला, जो बिहार में उत्तरी बिहार पर था, यानी छोटे से भाग पर था। बल्लाल देव कह रहा हूं, बल्लाल सेन स्वयं को एक विद्वान बताता था और दान सागर ग्रंथ की रचना किया था। तो प्रश्न आएगा, जो दान सागर ग्रंथ है वो किसने बनाया था? तो बल्लाल सेन ने बनाया था। और अद्भुत सागर की रचना इसने किया था, लेकिन ये पूर्ण नहीं कर पाया। पूर्ण इनका बेटा करता है आगे चलकर, ये पूर्ण नहीं कर पाया। किसका? तो आप कहेंगे अद्भुत सागर एक रचना किया था, उसका नहीं कर पाया। उसके बाद में बल्लाल सेन के शासनकाल में ही बंगाल में आर्थिक विकास हुआ था, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। और इन्होंने विक्रमशिला में जो विश्वविद्यालय है, एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ की भी स्थापना कर दिया। वही विक्रमशिला जो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए।
उसके बाद में लक्ष्मण सेन राजा बनते हैं और ये बल्लाल सेन के पुत्र थे। तो सबसे प्रसिद्ध पॉइंट तो यही है, जो अद्भुत सागर की रचना थी वो पूर्ण किया था किसने, तो याद रखेंगे इन्होंने ही पूर्ण किया था, लक्ष्मण सेन ने। और इनके दरबारी कवि का नाम क्या था, तो श्रीधर था, याद रखेंगे। इसका शासन संपूर्ण बिहार पर था और बंगाल के प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट, बंगाल में गौड़ प्राचीन राजधानी थी, उसके निकट एक नई राजधानी लक्ष्मणवर्ती, लक्ष्मणवती बनाया था, जिसे लखनौती के नाम से हम जानते हैं। लखनौती का बाजार, जब बलबन आपने पढ़ा होगा ना, तो लखनौती का नाम एक बार वहां जरूर सुना होगा। बलबन ने एक व्यक्ति को मारकर उसके अंदर भूसा भर दिया था और लखनौती के बाजार में घुमाया था। ये वही लखनौती है भैया। लक्ष्मण सेन ने गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित किया, लेकिन 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा लखनौती पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया, जिसकी जानकारी हमें मिन्हास, एक कवि थे, इनकी पुस्तक है तबकात-ए-नासरी से देखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं जो बख्तियार खिलजी है ना, इसने लखनौती को नष्ट कर दिया, जैसे नालंदा को नष्ट कर दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, ऐसे लखनौती को नष्ट कर दिया। और इसकी जानकारी हमको कौन देते हैं, तो मिन्हास देते हैं। इनकी तबकात-ए-नासरी इनकी रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ते होगे आप, तो इनका नाम आपने सुना होगा। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। तो प्रश्न कई आता है, जयदेव की किताब कौन सी है इनके, या गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। ब्राह्मण सर्वस के रचयिता हलायुध है, याद रखेंगे, हलायुध है, याद रखेंगे। लक्ष्मण सेन वैष्णव भगवान विष्णु का उपासक थे और इनके लेखों में परम भागवत की उपाधि देखी गई है, याद रखेंगे। उसके बाद में कश्मीर, बंगाल में हमने पाल वंश को देखा था, फिर सेन वंश को देखा था। अब सेन वंश के बाद हम कश्मीर का थोड़ा इतिहास देखेंगे, ज्यादा नहीं, छुटमुट से राजा हैं, एक दो प्रश्न यहाँ से कभी कभी आ जाता है, उनको देख लेते हैं। तो कश्मीर के राजवंश के बारे में बात करेंगे। तो कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में हमें कल्हड़, ये प्रश्न कई बार आता है कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो कल्हड़ हैं। और कल्हड़ जो राजतरंगिणी लिखा है वो पूरा कश्मीर के इतिहास पर डिपेंड है। तो हम ये कह सकते हैं, ये जानकारी हमको कहां से मिलती है कि कश्मीर में राजवंश कौन कौन से थे, तो वो कल्हड़ के द्वारा पता लगा है। ठीक है, एक थे कारकोट, उत्पल, लोहार, ये कुछ वंश थे, दो दो एक एक फैक्ट यहां से बना हुआ है, उसी को देखते हैं। कारकोट वंश की अगर मैं बात करूंगा तो 7वीं शताब्दी की बात है। दुर्लभ वर्मन नामक व्यक्ति के द्वारा इस वंश की स्थापना पड़ती है। ठीक है, हेनसांग कश्मीर की यात्रा पर जब गया था तो उसके शासनकाल में ये आए थे। हम ये कह सकते हैं हेनसांग जब यात्रा करने गए थे तो ये व्यक्ति थे, दुर्लभ वर्धन उस समय था, तभी वर्णित है ये। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की अगर मैं बात करूंगा तो ललितादित्य है, या मुक्ता पीठ इसको कहा जाता है, पीड़ कहा जाता है। इसने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। तो प्रश्न आएगा, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था, याद रखेंगे। इस वंश का अंतिम राजा की अगर मैं बात करूं तो जयामीण है, और इसकी मृत्यु के बाद ये वंश समाप्त हो जाता है। तो कारकोट वंश से हमको बस इतना याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन है और शक्तिशाली संस्थापक कौन है, मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था, और इनकी अंतिम राजा कौन है। बस अगर इतना याद है तो इनफ है आपके लिए, बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए। उत्पल वंश की अगर मैं बात करूं तो इसके संस्थापक या इसकी स्थापना किया था अवंती बर्मन ने, बस इसका इतना ही याद रखेंगे हम। लोहार वंश का संस्थापक है संग्राम राज, और लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान था, कवि था और कई भाषाओं का ज्ञानी था। हर्ष, वो हर्षचरित वाले नहीं है, हर्ष इनका नाम है, हर्षवर्धन नहीं है, इनका नाम ही हर्ष। इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा, कश्मीर का नीरो किसे कहते हैं, तो हर्ष को कहा जाता है।
इस वंश का अंतिम राजा अगर पूछा जाएगा तो जयसिंह हो जाएंगे। और 1339 ईस्वी में कश्मीर पर तुर्के के कब्जों के बाद तुर्कों ने कब्जा कर लिया, और उस कब्जे के बाद कश्मीर पर शासन करने वाले जो तुर्क थे ना, तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो शासक रहा है उसे कहते हैं जैन उल अबिदीन। क्या कहते हैं, नाम आपको याद रखना है, जैन उल अबिदीन कहा जाता है, और इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तब ये नाम हमको याद रखना है, तब ये नाम हमको याद रखना है। तो इसके बारे में इतने फैक्ट हमको याद रखने। उसके बाद जो गुर्जर है, राष्ट्रकूट वंश है, बहुत सारे ऐसे वंश छोटे मोटे बचे हुए, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ यहां से मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, GSY विष्णु सर। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे, यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और लेक्चर अच्छा लगा है तो ही सब्सक्राइब करना, बाकी कोई जरूरी नहीं है सब्सक्राइब करना आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।